गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर रजनी जैन। आज हम आपकी क्लास बीएससी पार्ट 1 का पेपर सेकंड बॉटनी में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने ट्वेल्थ में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा। काफ़ी कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज़ दैट फंजाई, फंजाई कवक। यस स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको कुछ ऐसे चित्र दिख रहे हैं जिसपे हमें हरी, भूरी, काली इस तरीके की कुछ छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। धागे जैसी संरचनाएं जिनकी छोटे छोटे से कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। साथ ही कुछ प्लांट्स के पिक्चर्स इसमें हैं जिसपे कुछ हमें पीले भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। नीचे की रोटी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ भूरी ब्लैक ग्रीन सी संरचना दिख रही है। एक आलू दिख रहा है, बीज दिख रहे हैं। इसी प्रकार की कुछ संरचनाएं आपने अपने घर में, जब हमारा टिफ़िन बंद रह जाता है, उसे हम खोलना भूल जाते हैं, खाना जिसमें पहले से रखा होता है, तो वो उसमें कभी जब खोलते हैं तो धागे जैसी कुछ संरचनाएं हमको दिखती हैं। कभी अचार के ऊपर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। आप लोग जानते हैं सब क्या कहते हैं इनको? फफूंद कहते हैं। वेरी गुड। तो फफूंद को हम इन टर्म्स ऑफ साइंस क्या कहते हैं? फंजाई। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आपने मशरूम देखी होंगी, जैसे कई लोग सांप की छतरी पेड़ के नीचे उगाते हैं ना, नमी के समय पे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब फंजाई कहलाते हैं। हमारे आसपास हैं, हमारे एनवायरनमेंट में हैं, और बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज जनरली कैसा होता है? 2 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर, इन मतलब व्यास, और लंबाई में ये 5 से 50 माइक्रोमीटर होती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो एक्सेप्शनल स्पीशीज़, जो साइज़ में इनसे बड़ी हो सकती हैं। आपको मालूम है इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलके पूरा एक संसार बनाते हैं। इनकी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आज हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम इन्हें कह रहे हैं, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होती हैं, कैसे इनकी ग्रोथ होती है, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है ना। ओके। कवकों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि कवक विज्ञान के क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या उनका योगदान रहा, किस तरीके के डिस्कवरीज की गई। सबसे पहले पियरे एंटोनी मिशेली, जिन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने नोवा प्लांटेरम जेनेरा नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने कवकों का विस्तृत वर्णन किया। माइकोलॉजी के फील्ड में ये एक मॉन्यूमेंट, स्तंभ की तरह माने जाते हैं। यही वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस्परजिलस म्यूकर के स्पोर्स को फ्रेश फ्रूट्स के पीसेस के ऊपर कल्चर किया, उनका आर्टिफिशियल ग्रोथ उनकी कराई। इसी तरीके से E.J. बटलर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने कवक और पादपों में उनके द्वारा, यानी कवकों के द्वारा होने वाले जो रोग हैं, इनका विस्तृत अध्ययन किया, उनके बारे में बताया, और बहुत सारी प्लांट पैथोजेनिक फंजाई यानी पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कवकों की विभिन्न स्पीशीज, प्रजातियों का वर्णन किया। एंटोन डी बेरी नाम सुना होगा आपने। एंटोन डी बेरी को आधुनिक माइकोलॉजी यानी आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी जो खोज थी वो गेहूं में होने वाला एक पादप है रस्ट, उसके ऊपर उन्होंने ये देखा कि जो रस्ट कॉजिंग कवक है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट यानी 2 पोषियों की आवश्यकता होती है। इसे हेट्रोसिज्म उन्होंने नाम दिया। इसी तरीके से उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स की हिस्ट्री के बारे में बताया। स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत जब हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ दूसरे चैप्टर्स करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। लाइकेन्स का जो ड्यूअल नेचर होता है, उसकी जो द्वैत प्रकृति होती है, उसके बारे में भी एंटोन डी बेरी ने बताया। मिशेली, बटलर, बेरी, इन सब के अतिरिक्त और बहुत से वैज्ञानिक हैं जिसमें फर्स्ट नाम है J.C. बोहेन। इन्होंने अपनी पुस्तक पाइनेक्स बॉटनिका में कवकों की लगभग 100 स्पीशीज़ का वर्णन किया, और अन्य कई पुस्तकें लिखी जिससे हमें कवक विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी तरीके से परसून, जिन्होंने कवक विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण की नींव डाली और फंगल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। इसी तरीके से फ्रिस, जो बहुत बड़े महान स्वीडिश बॉटनिस्ट रहे, उन्हें फादर ऑफ सिस्टेमेटिक माइकोलॉजी
कहा जाता है, जिसमें उन्होंने वर्गीकरण के फील्ड से संबंधित है ये सारी खोजें। नेक्स्ट है सिकार्डो, जिन्होंने कवकों का एक, अपन अभी आगे जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें हम एक इम्परफेक्ट वर्ग पढ़ेंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया। बेसी, प्रीवॉस्ट, एंसवर्थ, अलेक्सोपोलस, मेम्स, बिस्पे, बुलर, ये अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कवक विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी नई और विस्तृत खोजें करके उसकी एक नींव तैयार की, एक सुदृढ़ आधार उसे प्रदान किया। तो फंजाई जो वर्ड है कवक, ये आया है ग्रीक वर्ड माइकस से। माइकस है मशरूम। मशरूम आप सबने देखे हैं, जनरली इनका अध्ययन वहीं से शुरू हुआ। और लोगोस मीन्स डिस्कस, यानी डीप स्टडी। तो माइकस एंड लोगोस। माइकस ग्रीक वर्ड का मतलब मशरूम अपन ने पढ़ा, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, यानी कवक विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि इनकी संख्या इतनी है, इनकी प्रजातियां इतनी हैं कि ये मिलके पूरा एक संसार बनाती हैं, यानी विज्ञान की एक शाखा बनाती हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? कवक विज्ञान। इनके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। इनका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक माइकोलॉजिस्ट, यानी कवक वैज्ञानिक। यहाँ फंजाई और फंगस दो शब्द जब आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो फंजाई और फंगस दो शब्द हम पढ़ते हैं तो उससे हम कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? फंगस एक सिंगल उसके लिए यूज किया जाएगा, कवक के लिए। और फंजाई जब हम कह रहे हैं इसको तो ये है बहुवचन इसका, यानी बहुत सारे कवकों का जब हम बात करते हैं उनकी, तो हम इसे फंजाई कहते हैं। ये है क्या फंजाई? आपने 11th-12th में पढ़ा है संवहनी और असंवहनी पादप, तो इन्हें लोअर क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, ठीक है, निम्न वर्गीय पादपों में, जिनमें ये असंवहनीय पादपों में आते हैं। जब हम इन्हें लिविंग बॉडीज कह रहे हैं, प्लांट्स हैं ये, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो होता है थैलॉइड या थैलस टाइप का। थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस आप सबने पढ़ा है। थैलस का अर्थ है जिसके अंदर, प्लांट्स ऐसे जिसके अंदर रूट्स, स्टेम और लीव्स का विभेदन ना हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? थैलाब या थैलॉइड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जब हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी पादप जगत में जब हम किसी भी पादप का अध्ययन कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया गया है, विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो इनके अपने आप में कुछ जो विशेष लक्षण हैं, इस कारण से विटेकर, E.H. विटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी, उसमें इन्हें एक सेपरेट ग्रुप माइकोटा में रखा गया। किस में रखा गया? माइकोटा में, जिसमें हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। हमने विभिन्न कवक वैज्ञानिकों का कवक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देखा। इनमें से बोहेन, फ्राइस, सिकार्डो, आइकलर, बेसी, डीबेरी, एंसवर्थ, मिम्स, अलेक्सोपोलस, बेसे, इन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की भी रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें से एंसवर्थ ने और अलेक्सोपोलस ने जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पे, और एंसवर्थ ने जो था वो बीजाणुओं के आधार पे और जीवजन्य आवरण के आधार पे वर्गीकरण किया। इसमें से हम एंसवर्थ का वर्गीकरण देखेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ फंजाई में कवकों की प्राकृतिक बंधुता के आधार पर वर्गीकरण पद्धति का वर्णन किया। यहाँ उन्होंने किंगडम फंजाई को प्लाज्मोडियम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में 2 विभागों में विभाजित किया। पहला विभाग मिक्सोमाइकोटा डिवीजन, मिक्सोमाइकोटा, जिसमें प्लाज्मोडियम यानी नग्न जीव द्रव्य और या सूडोप्लाज्मोडियम यानी कूट नग्न जीव द्रव्य उपस्थित होता है। दूसरा जो विभाग था वो था यूमाइकोटा, सत्य कवक, जिसमें प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम नहीं होते हैं, उसकी बजाय टिपिकली फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है। मिक्सोमाइकोटा को फिर से 4 क्लासेस में, संवर्गों में विभाजित किया गया।
यहाँ आप देख सकते हैं एक्रिसियोमाइसिट्स, हाइड्रोमिक्सोमाइसिट्स, मिक्सोमाइसिट्स एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिट्स। इन सभी में नग्न जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें किसी में जाली का प्रकार का, जैसे हाइड्रोमिक्सोमाइसिट्स में। मिक्सोमाइसिट्स में हम देखें तो नग्न जीव द्रव्य और ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी पोषण का एक प्रकार है, आगे हम इसको देखेंगे। इसी प्रकार प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिट्स, ये परपोषी की कोशिकाओं के भीतर परजीवी की तरह रहता है। डिवीजन यूमाइकोटा यानी सत्य कवक, उन्हें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में बनने वाले विभिन्न बीजाणुओं के प्रकार के आधार पे 5 विभागों में सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया। पहला मेस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड लास्ट वन है ड्यूटेरोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना में जो है स्पोर्स बनते हैं चल बीजाणु प्रकार के। जाइगोमाइकोटिना में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और ये जाइगो स्पोर्स का निर्माण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में। एस्कोमाइकोटिना में बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। इसी प्रकार से बेसिडियोमाइकोटिना, जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और ड्यूटेरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ये कवकों की विशेषता है। जब हम लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ जा रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी लैंगिक जनन जननांगों का जो है वो ह्रास होता चला जाता है। सत्य कवक यानी यूमाइकोटा को सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, 5 सब डिविजन्स में। मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। इन सब डिविजन्स को स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पे फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें मेस्टिगोमाइकोटिना जो फर्स्ट सब डिवीजन है, इन्हें निम्न स्तरीय कवक भी कहा जाता है, लोअर फंजाई। इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, काइट्रिडियोमाइसिट्स, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिट्स एंड oomaisids। ये विभाजन इनमें उपस्थित चल बीजाणु और कशाभिकाओं की संख्या स्थिति के आधार पर किया गया है, जिसमें काइट्रिडियोमाइसिट्स और हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिट्स दोनों के चल बीजाणु एकल कशाभिका युक्त होते हैं। इनकी स्थिति इनमें अलग अलग होती है। काइट्रिडियोमाइसिट्स में पश्च प्रकार की और विप्लैश मीन्स प्रतोद प्रकार की कशाभिका पाई जाती है, जबकि हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिट्स में अग्र प्रकार की और कूर्च टिंसल टाइप की कशाभिका उपस्थित होती है। oomaisids में चल बीजाणु जो हैं वो द्विकशाभिकीय होते हैं, जिसमें पश्च कशाभिका प्रतोद प्रकार की यानी विप्लैश और अग्र कशाभिका कूर्च प्रकार की टिंसल टाइप की होती है। oomaisids के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डिफाइंड होते हैं और इनके परिणाम स्वरूप, निषेचन के परिणाम स्वरूप इसमें oospore का निर्माण होता है। सेकेंड सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना, जिसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात जाइगोस्पोर्स का निर्माण होता है, और जाइगोमाइसिट्स एंड ट्राइकोमाइसिट्स 2 सब क्लासेस हैं इसकी, जिसमें जाइगोमाइसिट्स में स्थलधानी बीजाणुओं का निर्माण होता है और ट्राइकोमाइसिट्स के जो सदस्य हैं वो ऑर्थोपोडा जीवों पर परजीवी की तरह रहते हैं। थर्ड सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना कवकों का सबसे बड़ा उप प्रभाग है, जिसे 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनकी विशेषता है कि इनमें चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं और इनमें एस्कस और एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। फोर्थ सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, इसे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें अधिकांश जो हैं वो पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कवक आते हैं। टीलियोमाइसिट्स, हाइमिनोमाइसिट्स एंड गैस्ट्रोमाइसिट्स। सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें ब्लास्टोमाइसिट्स, हाइफोमाइसिट्स एंड सीलोमाइसिट्स 3 क्लासेस इसमें बनी हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना की विशेषता है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इन पूरे वर्गीकरण में जब हम देखते हैं तो एस्कोमाइकोटिना
बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना के जो सदस्य हैं ये अधिकांश पादप रोग उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मेस्टिगोमाइकोटिना के सदस्य भी जो हैं वो विभिन्न पादप रोग उत्पन्न करते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। कवकों का सामान्य परिचय हमने देखा, कवकों के वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा भी हमने समझी। इसके पश्चात आता है प्रश्न कि हम इनको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अलेक्सोपोलस और मिम्स जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जिससे हमें इसके कुछ सामान्य और विशेष चारित्रिक लक्षण समझ आते हैं। अकॉर्डिंग टू अलेक्सोपोलस और मिम्स, फंजाई को यूकैरियोटिक अर्थात जिसमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित हो इस प्रकार की कोशिका है, ऐसा माना गया। इनमें विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं, स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक्लोरोफिलस अर्थात पर्णहरित रहित ऑर्गेनिजम्स हैं। पर्णहरित रहित ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका अर्थ ये है कि ये अपने पोषण के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात ये विषम पोषी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। सामान्यतः इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। फिलामेंटस अर्थात तंतुमय संरचनाएं हैं और इनकी संरचना शाखित प्रकार की होती है। सेल वॉल में काइटिन और सेल्यूलोज उपस्थित होता है। उसके अतिरिक्त अन्य कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम देखें तो फंगस के कुछ हम जर्नल और स्पेसिफिक विशेष चारित्रिक लक्षणों को अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें मुख्यतः हैबिटेट अर्थात आवास, थैलस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इनका सुकाय संगठन कैसा है, शारीरिक आकार की संरचना कैसी है, न्यूट्रिशन अर्थात पोषण का प्रकार कौन सा है, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे अपना ये पोषण प्राप्त करती हैं, रिप्रोडक्शन अर्थात इनमें जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं, लाइफ साइकिल इनका जीवन चक्र किस प्रकार का है। तो आवास, सुकाय संगठन, पोषण, जनन, जीवन चक्र, ये कवकों के कुछ सामान्य और विशिष्ट लक्षण हैं जिनका हम अध्ययन आगे करेंगे। कवकों के सामान्य लक्षणों में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे हैबिटेट अर्थात आवास। किन स्थानों पर कवक पाई जाती हैं, कहाँ स्थित होती हैं। कवक सामान्यतः अपने वातावरण के प्रति हाईली अडेप्टिव होती हैं, अर्थात उच्च अनुकूलन की क्षमता इनमें पाई जाती है, इसलिए कवक सर्वव्यापी हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ये उन सभी स्थानों में पाई जाती है जहां नमी हो, कार्बनिक पदार्थ जीवित या मृत रूप में उपस्थित हो। आवास के आधार पर हम देखें तो कवक को हम 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक्वेटिक अर्थात जलीय कवक, टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय कवक, और कवक जो कि वातावरण में वायुमंडल में पाए जाते हैं। जलीय कवक सभी जलीय आवासों जैसे स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, खुले जल में पाई जाती हैं। जलीय स्रोतों में गहराई में पैने में भी कवकों के आवास होते हैं। ये जलीय पादपों पे, जंतुओं पे परजीवी के रूप में या मृतोपजीवी के रूप में निवास करती हैं। तो मृतोपजीवी अर्थात जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करे, पोषण प्राप्त करे। परजीवी जो जीवित ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जीवित सजीवों से अपना पोषण प्राप्त करे। इनमें सभी जूस्पोरिक फंजाई जिसमें मेस्टिगोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्य सम्मिलित हैं, ये कवक इसमें आते हैं। इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय कवक, स्थलीय कवक जो हैं वो मृदा में मुक्त रूप से या पादपों की जड़ों के साथ संलग्न पाए जा सकते हैं। उच्च स्तरीय पादपों के साथ में सहजीवी जीवन व्यतीत करते हुए पाए जा सकते हैं। अन्य सजीवों पे, प्लांट्स में या ह्यूमंस पे एज अ पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में भी ये निवास करते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो अन्य कवकों पे परजीवी के रूप में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल कवकों को हम 4 प्रकारों में बांट देते हैं। मृदीय कवक जो सॉइल में डायरेक्टली या किसी दूसरे प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा सिम्बायोटिक यानी सहजीवी कवक।
सहजीवी कवकों में अधिकांश एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स सम्मिलित हैं जो अन्य पादपों के साथ मिलकर या अन्य सजीवों के साथ मिलकर सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें माइकोराइजा, लाइकेन्स ये आते हैं। पैरासिटिक कवक, परजीवी कवक, ये कवक पादपों में, मनुष्यों में, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पैरासिटिक हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में उनमें नए रोग उत्पन्न कर देते हैं। फंगल हाइपर पैरासाइट्स यानी कि ऐसे कवक जो अन्य कवकों पे परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा है वायु में उपस्थित कवक। ये कवक सामान्यतः वायु में निवास नहीं करते हैं, लेकिन इनके बीजाणु जो हैं वो वायु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और वायु के द्वारा जो इनके स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो काफी हाइट तक ले जाए जाते हैं। इसमें उदाहरण आते हैं अगेरिकस, बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य। आवास के बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर आता है थैलस संगठन अर्थात सुकाय संगठन। कवक का पादप सुकाय जड़ तना पत्ते में विभेदित नहीं होता। इसकी सामान्य जो संरचना है वो तंतु रूपी संरचनाओं से मिलकर कवक जाल के रूप में प्राप्त होती है। जालीय संरचना इसकी दिखाई देती है जिसे हम माइसीलियल स्ट्रक्चर कहते हैं। कवक तंतु अर्थात हाइफी, फंगल हाइफी मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहा जाता है। किंतु कुछ कवक संरचनाएं ऐसी हैं जिसमें यह कवक जाल नहीं पाया जाता। तो कवक जाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कवकों का सुकाय संगठन दो विभेदों में विभाजित है। पहला है नॉन माइसीलियल थैलस अर्थात कवक जाल रहित सुकाय, जिसमें कवक जाल नहीं पाया जाता। दूसरा है माइसीलियल थैलस अर्थात कवक जाल युक्त सुकाय। नॉन माइसीलियल थैलस में सुकाय अर्थात थैलस जो है वो नग्न जीव द्रव्य प्लाज्मोडियम के फॉर्म में होता है। कुछ स्लाइम मोल्ड्स जो श्लेष्मीय फफूंदे हैं और यीस्ट, ये इसके उदाहरण हैं जिनमें एक कोशिकीय गोलाकार या नलिकाकार संरचनाएं या अनियमित आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे यीस्ट है, इसमें एक कोशिकीय संरचना दिखाई देती है और कभी कभी इनमें छोटी छोटी साथ लगी हुई संरचनाएं भी हमें सेल्स के साथ दिख रही हैं। ये हैं इनके बर्ड्स, मुकुलन। तो इस प्रकार ये कोशिका के साथ में चेन रूपी छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं। तो ये नॉन माइसीलियल थैलस के टाइप है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है थैलस का वो है माइसीलियल थैलस अर्थात कवक जाल युक्त सुकाय। इसमें जो मुख्य संरचना है जिससे इसका निर्माण होता है वह कहलाती है कवक तंतु अर्थात हाइफी। बहुत सारे कवक तंतु जब जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं तो इसे कहा जाता है माइसीलियम। माइसीलियम में हमें यहाँ पे जाल रूपी संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो कवक तंतु हैं इनमें एक पट उपस्थित होता है जिससे ये छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित दिखाई देती है। ये पट जिनमें उपस्थित होता है उन्हें सेप्टेट कवक तंतु और जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट कवक तंतु कहा जाता है। तो माइसीलियल थैलस में पटों की उपस्थिति के आधार पर अर्थात सेप्टा की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के हो गए, एसेप्टेट या नॉन सेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट अर्थात पटहीन कवक तंतु और दूसरे हैं पट युक्त कवक तंतु। पटहीन कवक तंतु जो हैं वो निम्न कवकों में अर्थात ओमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स इन कवकों की विशेषता है। जब कवक तंतु में पट नहीं पाए जाते हैं तो जो न्यूक्लियस हैं वो बिखरे हुए दिखाई देते हैं, एक से अधिक दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का कवक जाल जिसमें कोशिका द्रव्य में असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं इसे समकोशिकीय अर्थात सिनोसिटिक कवक जाल कहा जाता है। ये सिनोसिटिक अवस्था है। इनमें पटों का निर्माण नहीं होता है,
इसलिए एक ही समय में हमें बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। पटों का निर्माण जो है अर्थात सेप्टा का फॉर्मेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान दिखता है। दूसरा है पट युक्त कवक जाल। पट युक्त कवक जाल जो है वो एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना जो क्लासेस हैं इनकी विशेषता है। यहाँ पे सेप्टेट माइसिलियम हमें मिलेगी और इन सेप्टा के कारण माइसिलियम में जो हाइफी है वो खंडों में बटे हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उसमें मल्टी सेलुलर कंडीशन हो जाती है, एक से अधिक सेल्स, और हर एक सेल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो एक या एक से अधिक हो सकता है। अब यहाँ पे जो पट हैं, सेप्टा हैं, ये भी फॉर्मेशन के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेप्टा और सेकेंडरी पट। यानी सेप्टा जो है वो फॉर्मेशन के बेसिस पे टू टाइप्स के हैं, प्राइमरी पट यानी प्राथमिक पट, दूसरा है एडवेंटिशियस पट यानी अपस्थानिक पट। प्राइमरी जो पट है, प्राथमिक पट, इनका निर्माण कोशिका विभाजन के दौरान होता है। इस प्रकार के जो पट हैं वो एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों में पाया जाता है। जबकि जो अपस्थानिक पट हैं या एडवेंटिशियस सेप्टा हैं, ये मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों में पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस पट या अपस्थानिक पटों का निर्माण कोशिका विभाजन से संबंधित नहीं होता है। जब कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का जो प्रवाह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्थान विशेष पर पर्टिकुलर सांद्रता में जो परिवर्तन आता है, इसके कारण इनका निर्माण होता है। मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों में और जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों में इस प्रकार के पट पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पट जैसे ठोस पट, एस्कोमाइसिटियन टाइप के पट, डॉलीपोर सेप्टा या डॉलीपोर पट, बहुछिद्रित पट, ये पटों के विभिन्न प्रकार हैं जो अलग अलग कवक सदस्यों में देखने को मिलते हैं। इसमें से डॉलीपोर सेप्टा जो है वो बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों का विशेष कैरेक्टर है। एस्कोमाइसिटियन टाइप के जो पट हैं ये एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में पाए जाते हैं, जिनमें बड़ा एक केंद्रीय छिद्र होता है, और ये एस्कोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। ढोल छिद्रित पट या डॉलीपोर सेप्टा जो है ये बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में होते हैं, और इस प्रकार के जो छिद्र युक्त पट हैं इनके अंदर छिद्र के आसपास एक ढोलकाकार यानी ढोलक के समान एक स्थूलन, एक जमाव पाया जाता है। कवकों की जो ये माइसीलियल और नॉन माइसीलियल स्ट्रक्चर हैं ये थैलस की विशेषता बताते हैं। यानी एक विशेष प्रकार का जो कवक है वो या तो नॉन माइसीलियल या माइसीलियल टाइप शो करता है, लेकिन कुछ कवकों में द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता, डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपता का अर्थ है दो रूप एक साथ देखने को मिलते हैं, यानी एक ही कवक जो है वो दो रूप प्रदर्शित करता है। उदाहरण के स्वरूप जैसे यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर या नॉन माइसिलियल टाइप में आता है, लेकिन जब इसे आर्टिफिशियल कल्चर माध्यम पे ग्रो किया जाता है, किसी कल्चर संवर्धन पे संवर्धित किया जाता है, तो ये माइसीलियम फॉर्म शो करता है। तो ये अपने आप को दो रूपों में प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से स्मर्स कॉज करने वाली एक फंजाई टेफ्राइना जो है वो माइसीलियम प्रकार की है, उसका थैलस माइसीलियल टाइप है, किंतु जब इसे कल्चर माध्यम पे संवर्धित किया जाता है तो ये यीस्ट के समान कोशिकीय संरचनाएं प्रकट करती। थैलस ऑर्गेनाइजेशन या सुकाय संगठन में हमने देखा कि इनका सुकाय नॉन माइसीलियम और माइसीलियम प्रकार का होता है। माइसीलियम जिन कवक तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं, कभी कभी ये अपने आवश्यकता के अनुसार अपने आप को विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर लेती है। पोषण की आवश्यकता के अनुसार, अपने पोषी को संक्रमित करने की आवश्यकता के अनुसार ये कुछ विशेष रूप प्राप्त कर लेती है, मॉडिफाइड हो जाती है, अर्थात अपने आप में कुछ परिवर्तन करती है, रूपांतरित कर लेती है। और ये रूपांतरित कवक तंतु हैं वो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें मुख्य तीन प्रकार है: कायिक संरचनात्मक परिवर्तन, कभी कभी ये समूह प्रकार से यानी एग्रीगेटेड प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेती हैं, ये एग्रीगेटेड हाइफी कहलाती हैं।
तीसरा है माइसीलियल स्ट्रैंड्स, यानी जो कवक तंतु हैं वो विभिन्न रज्जुओं के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें राइजोमार इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्पेसिफिक सोमेटिक स्ट्रक्चर या विशिष्ट कायिक संरचनाएं। इनमें हमें 4 इसके प्रकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राइजोइड्स यानी मूलाभास प्रकार के। एप्रेसोरियम, एप्रेसोरियम का अर्थ है कवक तंतु जब किसी स्थान पे, अपने पोषी के किसी स्थान पे अटैच होना चाहता है तो विशिष्ट संरचना बनाता है, जिसे आसंगांग एप्रेसोरियम कहा जाता है। इसी प्रकार से हॉस्टोरिया, चूषकांग, चूषक अंग, चूषकांग, यानी ये विशेष प्रकार की संरचना है जो कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए बनती हैं। इसी प्रकार से हाइफिल्ड ट्रैप्स, ट्रैप्स होते हैं जाल, तो कवक तंतु ऐसा जाल बना लेता है, एक पिंजरा प्रकार से बना लेता है अपना पोषण प्राप्त करने के लिए अपने पोषी के आसपास। तो सबसे पहला है राइजोइड्स या मूलाभास, जिसमें कवक तंतु जो है वो मूल के समान, छोटे छोटे मूलों के समान संरचनाएं बना लेते हैं और गुच्छे बना लेते हैं। यहाँ ब्रेड पे हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइजोपस म्यूकर जब ये आते हैं तो ये अपने पोषी से अटैच होने के लिए, उससे जुड़ने के लिए इस प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। आसंगांग में जब ये कवक संक्रमण करते हैं तो अपने पर पोषी से चिपकने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचनाएं यहाँ हमको दिखाई दे रही है कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है, जर्म ट्यूब बनाता है और अपने पोषी की सतह से चिपकने के लिए वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसे कहा जाता है आसंगांग। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमें पक्सीनिया आदि में देखने को मिलते हैं। पक्सीनिया कवक जो गेहूं में रस्ट रोग उत्पन्न करता है। थर्ड चूषकांग, नाम से पता चल रहा है हमें इसका, चूषक अंग। ये विशिष्ट परजीवियों में पाई जाने वाली संरचना है। जो परजीवी कवक है ये करते क्या हैं, जब अपने पोषी में प्रवेश करते हैं तो उनकी कोशिकाओं की भित्ति को भेद कर उनमें प्रवेश कर जाते हैं और छोटी छोटी संरचनाएं बनाते हैं। ये शाखित प्रकार के भी हो सकते हैं, गोल पुटिका प्रकार के, बैग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। इस प्रकार की जनरल स्ट्रक्चर्स हमें लोअर फंजाई में, एल्बिगो, स्क्लेरोस्पोरा में देखने को मिलती है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि किस प्रकार से कवक तंतु जो है वो कोशिकाओं में जा रहे हैं और शाखित प्रकार के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है हाइफल ट्रैप्स, जिन्हें स्नेयर्स भी कहा जाता है। ये कवक सूत्रीय पाश कहलाते हैं, एक जाल बना लेते हैं अपने परजीवी के चारों ओर। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उन कवकों में देखने को मिलते हैं जो परभक्षी प्रकार के कवक होते हैं, जो दूसरे कृमियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें सबसे सरल पाश जो होता है वो तंतु या बल्ब होता है, जो कवक जाल के साइड्स में बनता चला जाता है, पार्श्व में बनता चला जाता है। और ये जो पार्श्वी शाखाएं हैं ये लूप्स बना लेती हैं, और जो लूप्स हैं, वलय हैं लूप्स, ये अपने जो कृमि है जिसपे ये निर्भर है, जिससे पोषण प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके चारों तरफ एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये है स्पेसिफिक सोमेटिक स्ट्रक्चर या विशेष कायिक संरचनाएं। नेक्स्ट आता है कि जब कवक तंतु संगठित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, अंतर्वलित हो जाते हैं, तो एक विशेष संरचनाएं बनाते हैं जिसे कहते हैं हम एग्रीगेटेड हाइफी। इसमें स्क्लेरेशियम इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। पहला है प्रोजेनकाइमा और दूसरा है आभासी मृदुतक या सूडो पैरेनकाइमा। स्क्लेरेशियम एग्जैक्टली जो है वो कवकों की एक विश्राम की अवस्था है, एक रेस्टिंग स्टेज है, जो कि विकट परिस्थितियों में अपना जो जीवन यापन है वो करती चली जाती है, सर्वाइव कर जाती है उसके अंदर। छोटी गोलाकार, लंबी, अंडाकार, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इसमें 2 प्रकार हमने देखे, प्रोजेनकाइमा एंड सूडो पैरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा जिसमें जो कवक तंतु होते हैं वो एक दूसरे से आपस में अंतर्वलित हो जाते हैं और लंबी कोशिकाओं के समान संरचनाएं बनाते हैं, जिसे दीर्घ भी कहा जाता है। दूसरा है आभासी मृदुतक या सूडो पैरेनकाइमा, जिसमें ये गोलाकार या अंडाकार आपस में सटी हुई कोशिकाओं के समान दिखते हैं और मृदुतकीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं। माइसीलियल स्ट्रैंड्स या राइजोमार्फ, जो माइसीलियल स्ट्रैंड्स हैं या तंतु जटा भी इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं ये मूल सदृश संरचनाएं होती हैं, जो कि जो लकड़ी को गलाने वाली
रॉटिंग करने वाली जो कवक होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं। ये अर्थ में काफ़ी गहराई तक जाती हैं और मूल तंत्र यानी प्लांट्स के मूल तंत्र के साथ इंटरमिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं और अंतर्वलित अवस्थाएं बनाती हैं। तो इस प्रकार जो कवक तंतु हैं वो विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कवकों को एक विशेषता प्रदान करते हैं उनके संक्रमण के लिए और पोषण प्राप्त करने के लिए। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के पश्चात इंपॉर्टेंट फीचर आता है कवक का, कवक कोशिका की संरचना। हमने इसकी परिभाषा में और जर्नल डिस्कशन में पढ़ा कि यूकैरियोटिक प्रकार का कोशिका संगठन इनमें पाया जाता है। यूकैरियोटिक प्रकार अर्थात विकसित प्रकार का कोशिका संरचना इनमें उपस्थित होती है। सुविकसित केंद्रक, केंद्रिका, द्विकला से अच्छद कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे कहते हैं, राइबोसोम्स, ये इनमें उपस्थित होते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, जबकि कवकों में ऐसा नहीं पाया जाता है। इन सभी कोशिकांगों के अतिरिक्त इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना हमें यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रही है, जो लोमासोम्स कहलाती हैं। ये कोशिका भित्ति और कोशिका कला के बीच में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। कवक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो धानी युक्त वैक्यूलेटेड प्रकार का होता है, वैक्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य की जो बाह्य सीमा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। कवक में लवकों का पूर्ण अभाव होता है, इनमें इसीलिए पर्णहरित जैसे नहीं पाया जाता। तो ये विषम पोषी प्रकार के हैं, ये स्वपोषी नहीं है, अपना पोषण नहीं बना सकते। उसका कारण ये है कि इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कवकों में विशिष्ट रूप से डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड होती है, और जिसका अधिकांश जो भाग है वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। शेष भाग प्रोटीन्स, फैट्स से मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति का स्केलेटल मटेरियल यानी कंकालीय भाग जो है वह काइटिन के फाइब्रिल से, सेलुलोज से, ग्लूकेन्स के रिंग से मिलकर बना होता है। अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, किंतु कुछ कवक ऐसे हैं जिनके अंदर सेलुलोज और ग्लूकान दोनों उपस्थित होते हैं। ओमाइसीड्स की जो कोशिका भित्ति है उनमें सेलुलोज पाया जाता है और उसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल भी इसमें पाया जाता है। फंगल कोशिका में जो केंद्रक है वो यूकैरियोटिक टाइप का अर्थात सुविकसित प्रकार का है, जिसका नंबर 1 या 1 से अधिक हो सकता है। इनका जो प्रकार है और जो संख्या है वो कवक कोशिका को हैप्लॉइड, डाइकैरियोटिक, डिप्लॉइड इस प्रकार के रूप प्रदान करती है। अर्थात केंद्रक किस प्रकार का व्यवस्थित है, समान प्रकार के व्यवस्थित हैं, असमान प्रकार के व्यवस्थित हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये फंगल कोशिकाओं को एक विशेषता प्रदान करती है। अभी तक हमने कवक क्या हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, कोशिका संरचना कैसी होती है, इनका जर्नल अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनका न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल एंड सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देन थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।